पाकिस्तानियों के लिए किस किस कंट्री का वीज़ा आसानी से लग सकता अभी करंट रेशो को देखते हुए हम कह सकते हैं कि कनाडा इस टाइम पे बहुत अच्छा जा रहा है, न्यूजीलैंड बहुत अच्छा है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है इन कंट्रीज में अप्लाई करने का। है? अक्सर औकात कहा जाता है कि यूरोप में ही जाना या कनाडा में ही जाना जरूरी है क्योंकि वो कंट्रीज इतनी खूबसूरत बनाई गई हैं। लेकिन सवालिया निशान ये है कि क्या लाखों रुपए देने जरूरी हैं या नहीं है? किस कंट्री का जो वीजा है वो बिल्कुल मुफ्त मिलता है, बिल्कुल फ्री होता है, और यूरोप जाने के लिए क्या 50-60 हजार रुपया एम्बेसी की फीस काफी होती है या इसके अलावा भी अदर चार्जेस होते हैं? इन सारी चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। कोई भी कंट्री है उसकी मैक्सिमम जो एम्बेसी फी है वो पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 50-60 इतनी ही बनती है। रिजेक्शन रेशो क्या है एफके कंसल्टेंसी कंपनी? अप्रूवल रेशो चल रहा है वो कह सकते हैं कि 75 प्लस चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तमाम पाकिस्तानी जानना चाहते हैं कि किस मुल्क का वीजा बिल्कुल फ्री मिलता है और क्या यूरोप जाने के लिए एम्बेसी की फीस जो है वो वाकई 50-60 हजार रुपया है? सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया है कि क्या किसी भी कंट्री का वीज़ा फ्री मिलता है, तो इसमें थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि किसी भी कंट्री का वीज़ा फ्री नहीं होता है। हर कंट्री की अपनी एम्बेसी फ़ी होती है जो आपने पे करना होती है। सिर्फ एक जापान ऐसा कंट्री है जिसकी कोई एम्बेसी फ़ी नहीं है, लेकिन उसमें अब उन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट को रख दिया हुआ है कि उसकी अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है जो कि पेड अपॉइंटमेंट है। तो इससे चीज़ें क्लियर हो जाती है कि कोई भी कंट्री है, किसी भी मुल्क में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जो लोग आपको यहाँ पे मिसगाइड कर रहे होते हैं कि आपके फ्री वीज़े लग रहे हैं, फ्री आपको भिजवा रहे हैं, तो आप हमारे पास आ जाएं, डॉक्यूमेंट्स ले आएं, तो यहाँ पे आपकी समझ लें कि एक फ्रॉडलेंट एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाती है। मुझे ये बताइएगा फायजा साहिबा कि क्या वाकई यूरोप के लिए 50-60 हजार रुपया 70 हजार रुपया फीस है वीजे की, एम्बेसी की? कोई भी कंट्री है उसकी मैक्सिमम जो एम्बेसी फ़ी है वो पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 50-60 इतनी ही बनती है, इससे ऊपर बिल्कुल भी एक्सीड नहीं करती है। यानी कि यूरोपियन कंट्रीज में जाना इतना आसान है, 50-60 हजार रुपया एम्बेसी की फीस है बस। यूरोपियन कंट्रीज़ की भी एम्बेसी फ़ी इतनी है। यूरोपियन से हट के अगर आप अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ की भी बात करते हैं तो इनकी भी एम्बेसी फ़ी तकरीबन इतनी ही बनती है। अच्छा, लोग अक्सर ये कहते हैं जब हम ये लगाएंगे कि 70 हजार रुपये में वीज़ा जो है वो आपको यूरोप का, कनाडा का मिल जाएगा, तो लोग ये सवाल करेंगे कि 70 हजार रुपये हमसे ले लें, हमें भेज दें, तो क्या प्रोसेस क्या होता है, एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होता है, अप्लाई कैसे किया जा सकता है वीज़े के लिए, और इस सारे प्रोसेस के बारे में बताइएगा। ये जहाँ तक आपने बात की कि 70 हज़ार में 50 हज़ार में, तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि एम्बेसी की फ़ी जो है वो तो यही रहनी है। बिल्कुल। बाकी ये जो मोस्टली इदारे बने होते हैं आपसे कह रहे होते हैं कि हमसे फ्री कंसल्टेशन ले लें, हमसे फ्री वीज़ा अप्लाई कर लें, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बंदा जो वाकई में ही अपना एक ऑथेंटिक इदारा चला रहा है, उसको अपने एक्सपेंसेस निकालने के लिए अपनी सैलरीज, अपने स्टाफ और बाकी सारी अगर आपको कंसल्टेशन दे रहा है तो वो आपसे कंसल्टेंसी ज़रूर चार्ज करेगा। लेकिन बात ये होती है कि बात को घुमा फिरा के कर लें या एक सीधे तरीके से कर लिया जाए, बजाय इसके कि बाद में आपको परेशानी हो जब आप दूसरों के पास जाएं, उनको ये कहा जाए कि अभी प्रोसेस स्टार्ट करा लें। वो एजेंट्स हैं। जी बिल्कुल, 50 हज़ार दे दें, बाद में थोड़े थोड़े वक्फे से अभी 25 भेज दें, 50 भेज दें, 1 लाख भेज दें, तो ये एक गलत चीज़ें हो जाती है। यानी कि जो इंस्टॉलमेंट वाला सिलसिला शुरू हो जाता है वो फ्रॉड का सिलसिला, यानी कि इंसान रुकता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। मुझे ये बताइएगा, आपने बताया एजेंट्स ऐसे करते हैं, एजेंट और कंसल्टेंट में क्या फर्क क्या है? सेम तो है। कंसल्टेंट ये है कि जिसने आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, आपको बताना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आप किस कंट्री के लिए एलिजिबल हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपकी मिस हैं कि जिनको आपने कंप्लीट करना है। कंसल्टेंट जो है वो आपको एक कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगा जिसमें आप रिजेक्शन रेशो वो कोशिश करेगा आपका कम से कम हो जाए। सही। एजेंट में जहाँ तक हम बात करते हैं तो एजेंट ने आपसे एक कमिट किया होता है, मैंने आपको बताया कि एक हैवी अमाउंट उन्होंने आपसे डिसाइड की होती है जिसमें वो हर तरह की अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल। तो कभी भी आपने इस हवाले से नहीं जाना है कि मैं सिर्फ अपना पासपोर्ट ले जाऊँ, ID कार्ड ले जाऊँ, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वो कंप्लीट करते रहे। अगर एक पर्सन कह भी रहा है कि मैं आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर रहा हूं, तो चीज़ों को मुकम्मल आप उसके साथ कंसल्ट करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाएगा और किस तरीके से लगाएगा। मैडम आप ये बातें कर रही हैं, लोग तो ये कहते हैं डन बेस पे हमसे पैसे लें, हम एफिडेविट करके देते हैं, डन बेस पे हम वीज़ा देते हैं, अगर वो वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो हम आपको आपके पैसे वापस कर देंगे। वो क्या एलिमेंट है? और बाद में देखते हैं काफ़ी फ्रॉड नजर आते हैं। डेली बेसिस पे ना हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं, बेचारे उनके साथ बहुत
ज़्यादा फ्रॉड हो चुका होता है। वो कह रहे होते हैं कि हमने अपना घर बेच दिया है, सामान बेच दिया अपना एक वीज़ा अप्लाई करने के लिए। मैं फ़लाँ कंसल्टेंट के पास गया था, उसने मुझसे 20 लाख मांगा, 22 मांगा, 50 मांगा, लेकिन उसको आधी अमाउंट में मांगा, पहले आधे पैसे कर दें, बाकी वीज़ा लगने के बाद कर दें। तो बाद में ना उनको वो बंदा मिल रहा होता है, ना कोई वीज़ा मिल रहा होता है, ना ही ऐसा कुछ होता है। मैम तो हमने देखा है कि यहाँ पर FK कंसल्टेंट कंपनी में इतना रश होता है। एक तो ये बताएं कि अदर कंसल्टेंट कंपनी और FK कंसल्टेंट कंपनी में फर्क क्या है? क्या कंसल्टेंसी के हवाले से है या आपके चार्जेस कम हैं? क्योंकि मार्केट में देखा जाए तो एक FK कंसल्टेंट कंपनी जो है, कंसल्टेंसी कंपनी, वो बड़ी बाएतमाद कंपनी मानी जाती है। देखिए, बाहर जहाँ तक आप कर रहे हैं रश की, तो एक क्लाइंट अगर यहाँ से सेटिस्फाई होके जाता है ना, तो अपने साथ 10 लोगों को रेफर ज़रूर करता है, ठीक है। तो अगर एक बंदे को यहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो डेफिनेटली उसके साथ लोग आएंगे, विजिटर्स आएंगे। तो हम लोग इस चीज़ पे नहीं कंप्रोमाइज़ करते हैं। हमारा होता है कि एक क्लाइंट को एक क्वालिटी का काम करके दिया जाए, कि हमारी तरफ से उसमें कोई कमी नहीं रहे। बाकी वीज़ा अप्रूव होना, रिजेक्ट होना, वो बाद की बात चली जाती है। आप जो कंसल्टेंसी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उसमें जो आम शहरी हैं उनको क्या फैसिलिटेट किया जाता है, किस तरह फैसिलिटेट किया जाता है? देखिए, आम शहरी हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, मैंने आपको बताया है कि एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट्स है ना, वो हर पर्सन के लिए सेम है। हाँ, जॉब पर्सन है तो वो अपने जॉब के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करेगा, उसमें उसकी सैलरी स्लिप्स वगैरह आ जाएंगी, अपना NOC वगैरह बनवा ले। बेशक वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है, सिर्फ एक टू होम इट में कंसर्न के नाम से एक लेटर निकलता है जिसमें उसका बोनाफाइड शो किया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक इसने जॉब कंटिन्यू की है, तो हम इसको लीव पे भेज रहे हैं। इस तरह के अगर जॉब पर्सन है तो अपनी बैंक स्टेटमेंट दे, अपने NTN दे, अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स दे, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करे। सही। तो एक ये टेक्निकल पॉइंट है कि एक शख्स जो कि अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, उसके पास वो एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए कौन कौन सी ऐसी बेसिक जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट होना ज़रूरी है? बेसिक डॉक्यूमेंट्स बहुत होना कंप्लीट होना ज़रूरी है। अब मैं सबसे पहले से कि कनाडा की बात ही कर लेती हूँ। कनाडा के पिछले समझ लें कि 6-7 महीनों से काफ़ी रेशो ख़राब चल रही थी, इसका रिजेक्शन रेशो काफ़ी हाई था। उसमें मोस्टली जो उसका रिफ्यूज़ल की वजह लगती है वो लगता है कि उसका 179B एलिगेशन ही लगता है, जिसमें एम्बेसडर ये कह रहा होता है कि मैं आपके इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हूँ कि आप वापस आएंगे। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हमें अपनी फैमिली टाइज पीछे शो करवाना बहुत ज़रूरी होता है। सही। फैमिली टाइज में जो मैरिड लोग हैं उनके लिए तो बहुत आसान है कि वो नादरा में जाएं, अपना निकाह नामा रजिस्टर्ड करवाएं, FRC बनवा लें, अकेले अप्लाई करें, पिछले उनकी फैमिली शो हो जाती है। अगर लोग अपनी फैमिली के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं हम छुट्टियां गुजारे हैं कनाडा में, अमेरिका में, कहीं पे भी, तो पीछे उनको अपनी कोई प्रॉपर्टी वगैरह शो करवाना जरूरी है। अब प्रॉपर्टी से मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपके पास हमें लेके कोई 5-7 करोड़ की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर आपने कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट्स पे भी ली हुई है ना, आप वो भी साथ शो करवाएं। ये चीज़ें सिर्फ ये होती है कि हमने अपना पीछे आने का एक मकसद शो करवाना होता है कि अपना रिटर्न टू होम कंट्री में ये चीज़ें। अगर जॉब पर्सन है वो NOC ले लेगा, बेशक उसकी हल्की जॉब भी है, लेकिन ये चीज़ें पीछे शो करवा रही हैं कि एक कंपनी में जॉब कर रहा है तो कंपनी के पास इसने वापस आना ही आना है, हमारे मुल्क में ये जॉब ढूंढने नहीं बैठ जाएगा। मैम कितने पैसे चार्ज करती हैं कंसल्टेंसी के? क्या आप भी दूसरे लोगों की तरह लाखों रुपए चार्ज करते हैं? देखिए सर, लाखों रुपए चार्ज करने की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो इसमें हम बहुत मिनिमम सा चार्ज करते हैं। अच्छा। अपने काम के अकॉर्डिंग सिंगल पर्सन से हम सिर्फ 1 लाख कंसल्टेंसी चार्ज कर रहे हैं। फैमिली में 2 लोग हों या 7 लोग हों, हम सिर्फ 2 लाख कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। बेशक 10 हो, इसमें पोर्टल जो बनता होता है ना वो 7 लोगों का बनता है। जी, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7 जी, 7 मेंबर्स के लिए भी हम सिर्फ 2 लाख चार्ज कर रहे हैं। रिजेक्शन रेशो क्या है FK कंसल्टेंसी कंपनी की? इसमें हमारा अभी तक जो अप्रूवल रेशो चल रहा है वो कह सकते हैं कि 75+ चल रहा है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह सकती हूँ कि हमारी 100% रेशो चल रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एम्बेसी के पास ओवरऑल द वर्ल्ड एप्लीकेशंस आते हैं। आपके पास एक शख्स आ जाता है और वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करवाने के लिए या प्रोसेस स्टार्ट करवाने के लिए जो है वो आपको कंसल्टेंसी फीस भी दे देता है, डॉक्यूमेंट्स भी पूरे कर देता है, और फिर उसके बाद वीज़ा अगर रिजेक्ट हो जाता है, जब वो दोबारा अप्लाई करेगा फिर भी आप पैसे चार्ज करेंगे? हमारी कोशिश पहली दफ़ा में ही पूरी होती है कि हम उसको अप्रूवल की तरफ ही लेके चलें। मैंने आपको बताया कि इसमें एक पर्पस ऑफ विजिट क्लियर होना ज़रूरी होता है। इसके लिए हम उसमें इन्विटेशंस दे रहे होते हैं, उसको बुकिंग्स दे रहे होते हैं, और उसके अलावा उसकी फ़ाइल को, उसका कवर लेटर इस तरीके से उसका डिज़ाइन करते हैं कि उसमें उसकी अर्निंग्स, उसकी सेविंग्स, उसका पर्पस, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करके इन्वेस्टर को देते हैं।
इसके बावजूद भी अगर रिजेक्शन आ जाता है, जो एम्बेसी ने एलिगेशन लगाया होता है उसको क्लियर करके हम दोबारा से रीसबमिट करते हैं। रीसबमिशन का हम कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे कुछ क्लाइंट कह रहे होते हैं कि मेरा अगर आज रिफ्यूजल आया तो मेरा कल ही रीसबमिट कर दें, तो ऐसा नहीं होता, उसमें एक थोड़ा सा टाइम होता है। उस टाइम के बाद हम आपकी एप्लीकेशन को दोबारा रीसबमिट करते हैं। मैम बैंक स्टेटमेंट के हवाले से काफी चीजें गर्दिश करती हैं। कुछ लोग कहते हैं हम बैंक स्टेटमेंट बनवा देंगे, आपको परेशान नहीं होना, लेकिन हम चार्ज करेंगे। तो क्या बैंक स्टेटमेंट कोई भी बनवा सकता है किसी भी तरह से? बैंक स्टेटमेंट में सबसे पहले क्लियर कर दूं कि जैसे कुछ लोग कह रहे होते हैं कि आपकी 3 महीने की स्टेटमेंट है, 3 महीने के लिए है, 2 महीने की है, 2 महीने के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको प्रॉपर 6 मंथ की ही बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। 6 मंथ की ही आपने स्टेटमेट लगानी है। और कितनी स्टेटमेंट होनी चाहिए? सिंगल पर्सन के लिए मिनिमम 1 मिलियन होना चाहिए। 1 मिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। ऊपर जितना ज्यादा आप करते हैं उतना लिए ही आपके लिए प्लस पॉइंट में आता है। यानी कि 1 मिलियन होना 1 मिलियन से कम नहीं होना चाहिए। बाकी ऊपर जितना करेंगे उतना आप अपने होम कंट्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग शो करवाएंगे कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पीछे बैठा हुआ हूँ, जिससे इन्वेस्टर को भी क्लियर होती हैं चीजें। पाकिस्तानियों के लिए किस किस कंट्री का वीजा आसानी से लग सकता है? अभी करंट रेशो को देखते हुए हम कह सकते हैं कि कनाडा इस टाइम पे बहुत अच्छा जा रहा है, न्यूजीलैंड बहुत अच्छा है। बाकी इसमें अभी जो करंट रेशो है इसके मुताबिक जो इसमें प्लस पॉइंट है वो ये है कि आगे न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, क्रिसमस स्टार्ट हो रहा है, तो ये दो वो इवेंट्स हैं जिसको अदर कंट्रीज काफ़ी बड़े लेवल पे सेलिब्रेट करते हैं और मोस्टली विजिटर्स इसी टाइम पे बाहर जा रहे होते हैं कि न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकें। तो ये बहुत अच्छा टाइम है इन कंट्रीज़ में अप्लाई करने का। अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें, अपने वीज़ा अप्लाई करें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। एक और चीज़ है, लोग अक्सर ये कहते हैं फीस दे दी, कंसल्टेंसी प्रोसेस गो थ्रू है, चल रहा है, लेकिन जो अपॉइंटमेंट होती है लोग तो उसके भी बहुत पैसे चार्ज करते हैं। देखिए अब समझती हैं कुछ कंट्रीज हैं कि जिसकी अपॉइंटमेंट चार्जेस एम्बेसी के पोर्टल पे ही पेड होती है। अच्छा। ठीक है जी। अब जैसे कि कनाडा है उसके कोई अपॉइंटमेंट चार्जेस नहीं है, ओपन अपॉइंटमेंट है, अपनी फाइल सबमिट करिए, एम्बेसी फी पे की, 2 दिन बाद अपॉइंटमेंट आ गई, आपने बायोमेट्रिक करवा लिए। ऑस्ट्रेलिया के कोई चार्जेस नहीं है, न्यूजीलैंड के नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि जापान की एम्बेसी फीस नहीं है लेकिन उसके अपॉइंटमेंट चार्जेस हैं। अब जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें 29 यूरोपियन कंट्रीज हैं जिसकी वजह से एक ही टाइम पे सभी कंट्रीज की अपॉइंटमेंट्स ओपन नहीं हो सकती हैं। कुछ कंट्रीज की ओपन होती हैं, वो फिर क्या होता है कि कुछ तो एम्बेसी की वेबसाइट पे पेड है, लेकिन कुछ पर्सन जो बुक कर रहे हैं, जो सारी रात मेहनत कर रहे हैं, डेफिनेटली एक बंदा सिर्फ आपसे अपनी मेहनत चार्ज कर रहा होता है, वो आपसे अपॉइंटमेंट चार्जेस ले रहा होता है। अब अमेरिका है उसकी 1-1.5 साल बाद अपॉइंटमेंट मिलती है कुछ लोग, लेकिन यहाँ पे भी बात आ जाती है कि इतनी ज्यादा पेड अपॉइंटमेंट्स नहीं होती, जैसे मार्केट में सेल हो रही होती हैं 2 लाख 5 लाख 7 लाख की सिर्फ अपॉइंटमेंट्स। आपको टाइम लेट मिला है, डिले का मिला है, तो आप मुझे 2 लाख रुपया चार्ज करें और मैं फिर उसके बाद जो है 2 लाख रुपए लेने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट का जो टाइम है वो पहले का ले आऊंगा। सदाकत है, हो जाता है ये? ऐसा नहीं होता। मैंने आपको बताया कि मिनिमम से चार्जेस होते हैं, जितना आप बता रहे हैं उतना नहीं होता है। ये 50-60 हज़ार के अंडर आपको हर कंट्री की अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अच्छा, और जो ये लोग इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं वो यानी कि फिर ऐसा होता है ना, मैंने आपको बताया कि एक बंदे ने अपॉइंटमेंट बुक की है, वो आगे से आगे 4-5 लोगों तक पहुंचते वो काफी रेट हाई हो जाता है। लोगों को ये भी समझ आता है अगले बंदे की मजबूरी है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, उसके पास फाइल कंप्लीट है, उसने अपॉइंटमेंट लेनी है, उसने अपनी फाइल सबमिट करानी है, तो हम जहां तक हो सकता है वो कर लें। यानी कि फाइजा कंवल साहिबा, अब लोगों के ख्वाब जो हैं, जो ख्वाबों की तकमील है, यानी कि हर शख्स चाहता है कि बैरून मुल्क, खुसूसन कनाडा जैसी कंट्री में, वो पूरा हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, आप लोगों ने भी सोचा हुआ है कि मैं जाऊं, लेकिन हमारी आवाम ये चाह रही होती है कि हम बिल्कुल रिस्क ले ही ना। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे ना, फिर तो आप सारी ज़िंदगी ही अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचते रहे कि मैं अगर अप्लाई करूं मेरा रिजेक्ट हो जाए, तो आप सोचे जिन उनका वीज़ा लग रहा होता है ना, वो भी यही लोग होते हैं। सही, यही चीज़ें कंप्लीट कर रहे होते हैं जो आपने कंप्लीट करनी है। तो अप्लाई करें, हो सकता है जो 10 लोगों का वीज़ा लगाने हैं वो 10 के 10 आप ही हो जाएं। सही। तो ये एक और चीज़ बताएं कि वीज़ा लेने के बाद, चूँकि आप विजिट वीज़े को ही डील कर रही हैं, तो क्या आप विजिट वीज़े पर जाकर पाकिस्तानी अपना रोज़गार भी तलाश कर सकते हैं और सेटल हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो किन ममालिक में जो है सेटल होने के ज़्यादातर चांसेस मौजूद होते हैं? देखिए, अगर हम ये डायरेक्ट बात करें कि हमें पाकिस्तान से वर्क परमिट मिल जाए, जॉब ऑफर लेटर मिल जाए, तो इसमें हमारी मार्केट में बहुत फ्रॉड चल रहा है कि अगर एक वर्क परमिट आ रहा है उसकी आगे से 100 कॉपीज आगे सेल होंगी, जो जगह जगह पे लोग बना के बैठे हुए हैं, वर्क परमिट इतने में मिल जाएगा, इतने में मिल जाएगा। लास्ट टाइम की बात है कि हमारे पास एक क्लाइंट आया, उसको किसने बोला कि आपका यूके का वर्क परमिट लगा हुआ है, आप हमें जो है वो $20,000 दे दें, $10,000 दे दें। जब हमें बोला गया कि इसकी अपॉइंटमेंट चेक करें, तो वो सिर्फ एक कॉपी पे सिग्नेचर्स थे उसके, एक लेटर हेड के ऊपर।
तो इस तरह से हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है वर्क को लेके, जॉब ऑफर लेटर्स को लेके। सही। तो जब कंट्रीज आपको खुद ये फैसिलिटी देती हैं कि आप विजिट पे आएँ, डेफिनेटली अगर आप विजिट पे जाएंगे, आप उनकी कंट्री विजिट कर रहे हैं, उनकी आप जो है वो इदारे सर्च करेंगे, जहाँ जहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट एजेंसीज आप सर्च करेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा जॉब्स कहाँ कहाँ से मिल सकती है। मुझे ये बताइएगा लास्ट पे कि जो लोग आपसे राबता करना चाहते हैं, जो लोग प्रोसेस को कंप्लीट करवाना चाहते हैं, वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, वो आपसे राबता कैसे कर सकते हैं? वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं, हमारे नंबर्स पे कॉल्स कर सकते हैं। 24 घंटे हमारे नुमाइंदे जो हैं वो आपको गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, किस तरीके से अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कंप्लीट करने हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी यहाँ पे, जो मैं हमेशा अपनी हर बात में कहती हूँ, हर इंटरव्यू में कहती हूँ, कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे ही कंसल्टेंसी लें, आप हमसे इंफॉर्मेशन लेके खुद भी अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। सही। एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके खुद भी अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही बाएतमाद इदारा है और आप सब जब यहाँ पर आएंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर बेशुमार लोग जो है आपको रिव्यू दे रहे होंगे, वो यही कहेंगे कि हमारा फलां कज़न जो है वो यहाँ से जो है वो वीज़ा लगवाने के बाद फलां कंट्री में गया था और वीज़ा जो है वो लग गया था। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह ही के पान।